नमस्कार, मैं जेके जोशी हूँ। मैं बेसिकली एक टीचर एजुकेटर रहा हूँ और पिछले 40 वर्षों से मैं टीचर एजुकेशन से संबंधित कार्य को कर रहा हूँ। मेरे इस अनुभव ने और इस बीच जो मैं कुछ पढ़ पाया, उससे मुझको आज के दिन जो एक समस्या ये लोग उठा रहे हैं और जो जायज़ भी है, वो ये कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी न तो ढंग से लिख पा रहे हैं न पढ़ पा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कक्षा 5 के अधिकांश विद्यार्थी कक्षा 2 की पुस्तकें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो एक वाक्य भी सीधा नहीं लिख पा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। असल में इसमें जो मूल रूप से जो बात है वो ये है कि आज का विद्यार्थी एक प्रश्न पूछना चाह रहा है और वो प्रश्न अगर अंग्रेजी में बोलें तो कुछ इस तरीके का है कि वाई यू इंसिस्ट दैट आई शुड लर्न द वे यू टीच मी, वाई कांट यू टीच मी द वे आई लर्न। आप क्यों जिद करते हैं कि मैं वैसे सीखूं जैसे आप मुझे सिखा रहे हैं, आप मुझे वैसे क्यों नहीं सिखाते हैं जैसे मैं सीखता हूं। ये प्रश्न बच्चों का है, पेरेंट्स का भी, अभिभावकों का भी एक प्रश्न है और ये यूनिवर्सल टाइप का है, पूरी दुनिया में है। ये बहुत बड़े अच्छे नामी गिरामी विद्यालयों से लेकर झोपड़पट्टियों में चलने वाले स्कूलों तक में भी एक ही जैसा है। वो ये छोटा सा वाक्य अंग्रेजी में कि चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल दे रन होम। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो चलते हुए जाते हैं और जब छुट्टी होती है तो दौड़कर भागते हैं। विद्यालय इन बच्चों को ऐसा माहौल क्यों नहीं दे पा रहा है कि वो दौड़कर विद्यालय में आएँ और जब छुट्टी हो तो धीरे धीरे चलते हुए निकले, पीछे को देखते हुए कि अगर विद्यालय कुछ देर और चलता तो ज़्यादा मज़ा आता। ये दो बुनियादी बातें हैं। इस संदर्भ में जो विचारणीय बात है वो ये है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती हमसे लगातार होती आई है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के साथ एक विशेष बात यह है कि जो अन्य व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों में जो R&D होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और उससे जो सूचनाएं मिलती हैं या जो प्रक्रियाएं मिलती हैं या जो चीज़ें मिलती हैं, उनका सम्यक उपयोग लगातार होता चला जाता है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि नई चीज़ें, नई बातें प्रैक्टिशनर्स के सामने रखी जाएं। आप मेडिकल का एग्जाम्पल देख लीजिए। डॉक्टर को ये सुविधा उपलब्ध है कि उसको हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 बार, साल में 3 बार एक विशेष तरीके के आयोजन के साथ ये बताया जाता है कि ये नई दवाइयाँ हैं, ये नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये नई बातें हैं। और ये लगातार होता है, पूरे दुनिया भर में R&D के उन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। इसी प्रकार से आर्किटेक्ट के फील्ड में आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग के फील्ड में देख लीजिए कि वहाँ पिछले कुछ दशकों में जो प्रगति हुई है वो R&D का नतीजा है। R&D हमारे यहाँ भी हुआ, हालांकि उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और विशेष रूप से जो हुआ भी वो हमने नहीं किया, वो किसी और वजह से दूसरे व्यवसाय के लोगों ने किया। तो इधर एक जो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं और जो बड़ी उपयोगी हैं वो न्यूरो साइंसेस के फील्ड से आ रही हैं। न्यूरो साइंस के लोगों ने जो जानकारियाँ इकट्ठा की वो उन्होंने हमारे लिए नहीं की, वो ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने 2 प्रकार की, अगर हम बात ऐसी कर सकें कि 2 प्रकार की मशीनें बना दी। एक ग्रुप मशीनों का वो है कंप्यूटर एडेड, जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझता है, और दूसरे वो जो ब्रेन की फंक्शनिंग को समझते हैं। उनके आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसको अगर मैं बोलूं तो इस तरीके से कि इम्प्लीकेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ न्यूरो साइंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये 2000 के बाद और 2005 के बाद तो कई इस किस्म की किताबें आई हैं। और इंसिडेंटली हम बात करें तो जिस एक ज़माने में जब हम फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन कह रहे थे, फिर साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन कह रहे थे, फिर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कह रहे थे, उन्होंने टीचिंग और लर्निंग को अपने तरीके से समझने की कोशिश की। आज के दौर में, आज के दिन हम एक दूसरी दिशा की ओर को, जो संभवतः अधिक प्रभावशाली है, हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी ऑफ लर्निंग, बिकॉज लर्निंग हैपन्स हियर इन ह्यूमन ब्रेन एंड डेफिनेटली इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो उस संदर्भ में जो बातें हुई हैं वो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आपसे। कि पहली बात तो ये हुई है कि जो स्पोकन लैंग्वेज का मामला है, स्पीकिंग का मामला है, स्पीकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा बोलता है, उसको बोलना सीखने जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा चलना होता है। वी डू नॉट लर्न टू वॉक, वी मैच्योर टू वॉक। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बच्चा बोलना प्रारंभ करता है, बस बशर्ते उसको
जो चीज़ बोली जानी है वो सुनाई पड़े। Ты вообще понимаешь, нет? Что ты творишь со старой женщиной? उसको लोग बोलते हुए दिखाई पड़े, बस इतनी सी बात है। यदि वो नॉर्मल बच्चा है, उसके सेंस ऑर्गन्स ठीक ठाक हैं, तो वो अगर लोगों को बोलता हुआ देखेगा, लोगों को सुनेगा, तो वो भी उसको बोलना शुरू कर देगा और 2-2.5 साल में बच्चा बोल लेगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, वो ये कह रहे थे कि इस दुनिया में जो हम संवाद करते हैं एक दूसरे के साथ, विभिन्न मानव समूह, हम इस प्रकार करते हैं कि कम से कम 6500 लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स हम कह दें हैं दुनिया में, जिनके का उपयोग करके हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं। और दूसरी बात ये न्यूरो साइंस के फील्ड से आई है कि इस प्लैनेट अर्थ में कहीं भी पैदा होने वाला बच्चा इन 6000 भाषाओं को बोल सकता है, एक भाषा को, 2 भाषा को, और हो सकता है 3 को भी। This special person who speaks 5 languages and is only 7 years old, I was quite impressed. So let's give her a little test. Good morning, Yuki. Good morning. How are you? Fine. Fine. Okay. So where are we now? Are we in Japan? No, we are in Spain. In Spain. And do you like Spain? Yes. Okay. じゃあちょっと日本語とOK。スペインが好きなんて、でもそうどうしてスペインが好きでしょ？だって、私が住んでるところでママとパパがいて、お家があるから。スペインの食べ物とか、そうパエリアとかすごい、大好き。うん。じゃあ次、ドイツ語も話すでしょ？まあちょっとね。ちょっとじゃあ शर्त केवल यह है कि उसको लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए। यूँ समझिए कि यदि आज एक बच्चा यहाँ पैदा होता है नोएडा में और हम एयरलिफ्ट करके उसको चाइना पहुँचा दें, तो वो 2.5 साल 3 साल में चाइनीज़ बोलेगा। वो ये कहीं नहीं कहने जा रहा है कि मुझे खबर लगी है कि मैं नोएडा में पैदा हुआ था, वहाँ हिंदी बोली जाती थी। वो जो सुनेगा वो बोलेगा। ये बात आई स्पोकन लैंग्वेज की, इसलिए कि ह्यूमन ब्रेन इज़ हार्ड वायर्ड फॉर स्पीकिंग। देयर आर स्पेसिफिक एरियाज इन द ब्रेन विच स्पेशलाइज इन दिस एक्टिविटी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो स्पीकिंग है, जो बोलना है, इट हैज़ बिकम ए सर्वाइवल स्किल। वेयर एज दूसरी ओर आप देखें कि जो रीडिंग और राइटिंग है वो सर्वाइवल स्किल नहीं बन पाया। वास्तव में बात यह है कि जो इवोल्यूशन का है, हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन है, उसमें रीडिंग और राइटिंग बहुत नई बात है, 10-12 हज़ार साल पुरानी है, इससे पहले की नहीं है। तो इन 10-12 हज़ार सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो लिखना और पढ़ना है ये हमारे जीन्स में इनकॉर्पोरेट हो गया हो, ऐसा नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारे ब्रेन में ऐसा कोई विशेष बात नहीं है जिसके आधार पर ही हम लिखना और पढ़ना शुरू कर सकें। वो हमको सीखना पड़ता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए इज़ रीडिंग ए नेचुरल एबिलिटी, तो उत्तर आता है नो, रियली नो, इट इज़ नॉट ए नेचुरल एबिलिटी, इट हैज़ टू बी एक्वायर्ड। अब यहाँ पर से संघर्ष शुरू होता है बच्चे का। इन लोगों का मानना यह है कि जब हम एक बच्चे से पढ़ने को कहते हैं, लिखने को कहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास सहज रूप से कोई मस्तिष्क में कोई व्यवस्था बनी हुई नहीं है। अब क्या किया जाना चाहिए था? क्या ये जाना चाहिए था कि ये जो सो फार एज स्पीकिंग इज़ कंसर्न, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये आई है कि अगर किसी भाषा को आप बोलना चाहते हैं तो उसका एक्सपोजर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि जन्म के तुरंत बाद से जितनी जल्दी हो सके बच्चे को उस भाषा को सुनने, उसको बोलने वाले लोगों को देखने के अवसर प्राप्त हों। ये लोग अपनी लैंग्वेज में इन बातों को विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये जो बोलने वाली अपॉर्चुनिटी है, विंडो है, ये 11-12 साल में बंद हो जाती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 11-12 साल के बाद हम किसी दूसरी भाषा को नहीं सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उसमें कठिनाई आएगी। वो काम कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हमने ये काम 2.5 साल से कर दिया होता तो वो सहज रूप से उसको कर लेता। तो तात्पर्य ये है कि स्कूलिंग के साथ रेयरिंग अप को भी जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हम नहीं कर सकते हैं। हमको पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि यदि आप अपने बच्चे को एक या एक से अधिक भाषा बोलना सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको वातावरण प्रारंभ से ही सृजित करना होगा जितनी जल्दी हो सके। और इस जल्दी करने की प्रक्रिया में कम से कम इतनी बात तो तय है कि ये 5-6 साल 7-8 साल जितनी देर आप करेंगे उतना ही वो मामला कठिन होता चला जाएगा। 12 साल की उम्र में ये कहते हैं कि उसके बाद बहुत कठिन हो जाता है, तब जबकि हमारे पास उसका कोई एक्सपोजर पहले नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो मातृभाषा वाला कंसेप्ट है वो हमारा एक तरीके से इमोशनल स्लोगन टाइप का है। मातृभाषा वही है जो माँ बोलती है नेचुरली, इसीलिए शब्द का इस्तेमाल भी हुआ। अगर हम ऐसा कुछ समझ सकें कि माँ नहीं बोल रही है, कोई दूसरा बोल रहा है और बच्चे की उम्र 1.5 साल 2 साल 2.5 साल की है, तो वो जो दूसरी भाषा बोली जा रही होगी बच्चा उसको भी पकड़ लेगा। कितनी भाषाओं को बच्चा पकड़ सकता है? 2 में तो कोई शंका है ही नहीं, 3 भी बोल सकता है। अगर ऐसा वातावरण दिया जाए कि वो 3 भाषाओं को एक ही साथ सुन रहा हो, तो हमको पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से जो हमारी मातृभाषा है उसको सीखने के, उसमें बोलने की एबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। रिसर्च वर्क ने ये बताया है कि नॉन नेटिव टंग को जब बोला जाता है तो नेटिव टंग के बोलने में सुविधा हो जाती है। आप देखें कि जो बाइलिंगुअल हम लोग होते हैं, हम जब 2 या 3 भाषाओं के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बोलने की जो क्षमता होती है, संवाद करने की जो योग्यता होती है वो विकसित हो जाती है। न केवल विकसित हो जाती है, वो सहज, सरल और सुगम भी हो जाती है। ये बात तो आई स्पीकिंग की। अब रीडिंग के मामले में पहली बात तो ये है कि रीडिंग एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, इट इज़ टू बी एक्वायर्ड। अब ये बच्चा इस रीडिंग को करेगा कैसे? तो इस बारे में जो बात आई है वो ऐसी है कि ये जो 6500 डायलेक्ट्स हमारे पास हैं, इनकी जो मूल ध्वनियाँ हैं, हर भाषा की ध्वनि का एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनसे एक ध्वनि निकलती है। तो दुनिया की इन तमाम भाषाओं को जब देखा गया तो पता चला कि केवल 90 ध्वनियाँ ही हैं जिनसे ये विभिन्न भाषाएं बोली जा रही हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो बच्चा है वो इन 90 की 90 ध्वनियों को अपने वोकल कॉर्ड से निकाल सकता है। ये एबिलिटी उसमें जन्मजात है, वो ध्वनियों को निकालेगा। अब हमको करना केवल ये है कि बच्चा अपना, एक बच्चे का शब्द भंडार होता है, वो पानी समझता है, वो पानी को जानता है, वो पानी को पीता है। इसी तरीके से जब वो स्कूल में आता है प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा में, एक बड़ा शब्द भंडार अपने साथ लेकर आता है। इन शब्दों को वो न केवल जानता है बल्कि समझता भी है और उनका उपयोग भी करता है। और ये शब्द क्या होते हैं? ये या तो कुछ चीज़ों, वस्तुओं से संबंधित होते हैं या कुछ प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो यदि हम प्रारंभ में इन जो शब्द उसने पहले से ही जान रखे हैं, पहचान रखे हैं या उनका उपयोग कर पा रहा है, वो इन शब्दों को यदि हम सीधे ब्लैक बोर्ड में या जो भी व्यवस्था हो उसमें लिखें और उसकी ओर इशारा करते हुए उसको बताएं कि सुनो ये पानी है, ये इस तरीके से लिखा जाता है और ऐसे ये बोला जाता है। पानी के आगे अगर वाटर भी आप लिख देंगे तो वो दोनों को ही पकड़ लेगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। और इसी क्रम में जो उसका शब्द भंडार है, बच्चों का शब्द भंडार बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और इन शब्दों को, जो परिचित शब्द हैं, अगर उनको दिखाया जाए, उन वस्तुओं को दिखाया जाए, उन प्रक्रियाओं को दिखाया जाए, टेक्नोलॉजी ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है, तो ये इन शब्दों को पहचानना प्रारंभ कर देगा। और ये काम अगर कई दिनों तक लगातार होगा, कुछ महीनों तक, 1 साल तक। और इसी तरीके से जो नंबर्स वाला मामला है, न्यूमरल वाला है, इस संदर्भ में भी कुछ इस तरीके की जानकारी आई है कि संभवतः नंबर्स के लिए ह्यूमन ब्रेन में व्यवस्था है। बच्चा 1, 2, 3, 4 इन शब्दों के, ये जो शब्द मैंने बोले, अंक जो बोले, इनके पारस्परिक संबंध को समझता है। वो 1 गाय, 2 बिल्लियाँ, 3 कबूतर पकड़ लेता है और बहुत जल्दी पकड़ लेता है। उसके लिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 को बाद में लिखा हुआ यदि हम दिखा दें, या 1 या 1 दोनों, तो ये उसको आसानी से पकड़ लेगा। अगर हम प्रारंभ में अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स दिखाएंगे वो उसके लिए मीनिंगलेस हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जिस चीज़ का बच्चे के लिए सेंस और मीनिंग होता है वो उसको सीखता है। तो हमको जो कुछ भी कक्ष में करना है वो इस तरीके से करना है कि वो जो शब्द उसको दिखाए जाएं लिखे हुए, वो उसके शब्द भंडार में पहले से हों। इनकी भाषा का अगर इस्तेमाल करें, वो कहते हैं कि उसकी मेंटल डिक्शनरी में वो होने चाहिए। जो शब्द उसकी मेंटल डिक्शनरी में होंगे, या जो वाक्यांश या वाक्य, मैं पानी पीता हूँ, माँ पानी देती है, ये वाक्य उसके मेंटल डिक्शनरी में हैं,
तो ये मेंटल डिक्शनरी का उपयोग करते हुए हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह प्रक्रिया बच्चे के लिए सहज, सरल और सुगम होगी। राइटिंग के रेफरेंस में जो बात आई वो ये कि राइटिंग भी बहुत अभी अभी शुरू हुआ है 10-12 हज़ार साल पहले, लेकिन ड्राइंग नाम की जो चीज़ थी वो बहुत पहले से विद्यमान थी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति भी मूर्ति बनाते हैं, बना सकते हैं, वो ड्राइंग कर सकते हैं, वो पेंटिंग कर सकते हैं। उसके लिए रीडिंग और राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग राइटिंग अगर आती हो तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो हमारे जो पुरखे, जो गुफा मानव थे, उनके बारे में, जो रॉक पेंटिंग्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लगी है हाथ, वो ये बता रही हैं कि ये राइटिंग से बहुत पहले का मामला है, कम से कम 20-25 हज़ार साल पहले का। यानी कि कम से कम 40-50 हज़ार साल से हम रॉक पेंटिंग्स बना रहे हैं, क्योंकि तब अपने को एक्सप्रेस करने का, नई पीढ़ी तक बात पहुंचाने के लिए लैंग्वेज नहीं थी। रिटन लैंग्वेज या स्पीकिंग भी बहुत बाद में आई है। स्पोकन लैंग्वेज भी, हालांकि वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि प्रारंभ से ही थी, बस वो पुरानी है इसके मुकाबले जो रीडिंग और राइटिंग है। मतलब ये बना कि स्पीकिंग तो सर्वाइवल स्किल के रूप में इमर्ज हो चुका है, रीडिंग और राइटिंग अभी तक नहीं हुए हैं। कारण केवल ये है कि वो इतने पुराने अभी नहीं हुए हैं कि वो हमारे जीन्स के कोडेड स्ट्रक्चर्स में आ सकें। जीन्स के में अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं आ पाया है, न आ सकता है जो 10-12 हज़ार साल में हमको यहाँ वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो अब इसके लिए ड्रॉ करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चा टू ड्रॉ कर सकता है, यदि उसको पेंसिल और कागज़ उपलब्ध करा दिया जाए तो वो कागज़ में पेंसिल से कुछ कर सकता है। हम ड्राइंग का मतलब यहाँ पर किसी चित्र को बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेंसिल चलाने की बात कर रहे हैं। अगर ये काम बच्चा 1, 1.5, 2, 2.5 साल में प्रारंभ कर देता है तो प्रारंभ में उसको केवल टू ड्रॉ के अवसर दिए जाएं। ये याद रखा जाए कि फ्रॉम स्पीकिंग वी गो टू रीडिंग, फ्रॉम ड्राइंग वी गो टू राइटिंग। अगर हम ऐसा कर सकते होते या हमने ऐसे अवसर उपलब्ध कराए होते तो बच्चे को रीडिंग में भी और राइटिंग में भी सुविधा हो जाती। इस संदर्भ में देखिए कि क्या है, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके एक्सपोजर की जब बात आती है तो जो विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात इन्होंने की थी, हम 2 विंडोज़ की बात करें। एक वो जो स्पोकन लैंग्वेज के लिए बनी हुई है, जो मैंने आपसे बताया कि 11-12 साल में टेम्पर ऑफ हो जाती है, तो उससे पहले दूसरी या 3 भाषाओं को, 2-3 भाषाओं को बोलना सीखना आसान रहेगा। वो बाद में भी किया जा सकता है, बाद में वो कठिन हो जाएगा। ये जो आँख और कान का जो हमारा मामला है वो कुछ इस तरीके का है। इन लोगों का कहना ये है कि यदि किसी ऐसी एक हम अगर कृत्रिम स्थिति को सोच सकें जिसमें बच्चा 2 साल तक किसी भी चीज़ को देख न सके, यानी कि विजुअल एक्सपोजर हम बिल्कुल अगर बंद कर दें, तो इनका मानना यह है कि ये बच्चा बाद में नॉर्मल होते हुए भी कभी भी कुछ नहीं देख पाएगा। ही विल बी ब्लाइंड फॉर एवर। ये बड़ी खतरनाक बात है। इसका उल्टा अगर हम करें कि 2 साल तक यदि बच्चे को विजुअल एक्सपोजर मैक्सिमम कर दिया जाए, जितना अधिक चीज़ें देख सके, वो जंगल देख सके, समुद्र देख सके, आसमान तो देखने के लिए नेचर ने बना ही रखा है, तमाम चीज़ों को देख सके और इसी तरीके से सुन सके और इसी प्रक्रिया में आगे वो उनको छू सके, पकड़ सके, चख सके जहाँ अवसर मिलता हो, यानी कि मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स यदि 5 साल तक कर दिया जाएगा तो जो बोलना और लिखना और पढ़ना है टू ड्रॉ का इस्तेमाल करके, इस बात को याद रखते हुए कि ये देखिए इस संदर्भ में जो इन्होंने बात पता लगाई है वो ये है कि दुनिया में कभी भी कोई संस्कृति सभ्यता ऐसी नहीं रही है, चाहे वो आज विद्यमान हो या न हो। इतिहास हमको बताता है कि आज के दिन की जो संस्कृति सभ्यता है और जो पुरानी 10,000 साल पहले की जो संस्कृत सभ्यताएं थी, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थीं। उनका अपना संगीत था, म्यूज़िक, उनका अपना आर्ट था, आर्ट्स के अंदर विजुअल आर्ट्स में ये सब चीज़ें आती हैं संगीत के बाद। अब देखिए उनका अपना नृत्य था, डांस। तो ये जो म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, आर्ट्स, स्पेशली विजुअल आर्ट्स, ये हर संस्कृति सभ्यता में है। एक तरीके से ये यूनिवर्सल है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दे आर द बेस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। वो मानवीय जो हमारे अनुभव हैं उसके मूल में कहीं पर हैं और इससे ये कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा सकती है कि ये कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं। तो हमसे एक जो बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि हमने नृत्य को, संगीत को, विजुअल आर्ट्स को शिक्षा का माध्यम न बनाकर
उनको विषय बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट भी ऑप्शनल बना दिया। तो हुआ क्या कि बच्चे के अंदर जो नेचुरल एक एबिलिटी थी वो एबिलिटी का उपयोग हम नहीं कर पाए। अगर हमने संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की होती अधिकतर, तो बच्चे को उसमें सुविधा होती। देखिए, हमारा काम चीज़ों को सरल बनाना है। एक दिक्कत ये है कि मेकिंग थिंग्स ईजियर इज ए डिफ़िकल्ट टास्क। चीज़ों को सरल बनाना कठिन काम होता है। और फिर इसमें कई बातें इस तरीके की आती हैं कि जो ये रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने में जो देरी होती है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, वो किताबों में बंद होकर रह गया, वो पुस्तकालयों में बंद हो गया। हमने वो जो एजुकेशनल प्रैक्टिशनर है, जो प्राथमिक शिक्षा को पढ़ा रहा है, देख रहा है, वहाँ काम कर रहा है, उस तक ये बातें बताई ही नहीं। बड़ी सीधी सी बात ये थी कि यदि कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इन्हांस करना है तो हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी कि एक मॉर्निंग आवर्स में प्रोटीन रिच डाइट उसको मिले, पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज उपलब्ध रहे, प्लेंटी ऑफ वाटर लगातार उसको मिलता रहे, तो ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए बेटर होगा। यदि संगीत सुनने का अवसर उसको मिले या करने का, बनाने का अवसर उसको मिले, डांस का उसको अवसर मिले, फिजिकल एक्सरसाइजेस हों, तो ये ब्रेन की फंक्शनिंग को इन्हांस करती हैं। हमको इन सब का सम्यक उपयोग करते हुए कुछ इस प्रकार की बातें करने की आवश्यकता है कि इन बातों को सरल तरीके से इन पेरेंट्स तक और टीचर्स तक इसको पहुंचाया जाए और बच्चों के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं कि वो एक नैसर्गिक वातावरण में, जैसा पिछले दिनों से जब NCF 2005 आया था कि जॉयफुल लर्निंग का कंसेप्ट बना, विद्यालय बने आनंदालय, इस तरीके की बातें हुई थी। Are we in the right path? Yeah. Does your map tell you that? Yeah, the map told me. What did the map say? It says, we're in the right bridge. It says, we're right in the right bridge walk. Come on, Mama, now walk. Okay. Go walk on my footprints. On your footprints? Yes, I'll do that. But just don't walk on your footprints. And if you get lost, and I'm getting lost. Okay. And then I have to follow your footprints, and you have to follow my footprints. So we'll all be back together. हमको वास्तव में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये विद्यालय आनंदालय का रूप ले सके और बच्चे तब ये कह सकें कि हमको विद्यालय अच्छा लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. जब तक विद्यार्थी को विद्यालय अच्छा नहीं लगेगा, जब तक विद्यालय में भय का वातावरण रहेगा। देखिए, जो न्यूरो साइंस के फील्ड में जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं, उससे अगर सीधी सी बात हम करें तो कुछ इस तरीके की है कि सीखना कब होगा इसका उत्तर देने में तो बड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन सीखना कब नहीं होगा इसका उत्तर बड़ा सरल है कि जहाँ भय का वातावरण होगा, जहाँ फियर का एलिमेंट होगा, तो ह्यूमन ब्रेन की एक खासियत ये है कि फियर वाले वातावरण में जो शिक्षा प्रदान की जा रही होगी या जो कुछ भी सिखाया जा रहा होगा वो उसको नहीं पकड़ेगा, वो रिजेंट कर देगा, वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, इनहिबिशन क्रिएट हो जाएगा। तो हमको पहले तो स्कूल में, घर में भयमुक्त वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। उसके उपरांत इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, स्पेशली जैसे एक इन्फॉर्मेशन आई है कि छोटे बच्चों को यदि ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स, जो नेचर में ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, वो दिए जाएंगे तो उससे, हालांकि वो थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन तब भी अगर इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कक्षा में कुछ किया जा सकना शायद संभव नहीं है। अगर संभव है तो वो जो इंटरवेंशन है, वो इंटरवेंशन खाद्य पदार्थों के रूप में, भोजन के रूप में, व्यायाम के रूप में, संगीत के रूप में यहाँ से आ रहा है। अगर हम इन सब बातों को सम्मिलित कर सकें और इसको अपनी शिक्षण व्यवस्था में समाहित कर सकें तो मुझे लगता है कि हम सरल, सहज और सुगम तरीके से शिक्षण कार्य कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। धन्यवाद।